गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। अंत में मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट में। नेक्स्ट डे उसका उत्तर हम लोग फिर से देखेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who has been re-elected as the head of Asian Cricket Council ACC recently? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख के रूप में पुनः किसे चुन लिया गया है? सही जवाब है जय शाह। जय शाह आपको बिल्कुल याद होंगे, कौन है ये? जय शाह को अगले एक वर्ष के लिए एशियन क्रिकेट परिषद के प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है। ये ऑलरेडी बीसीसीआई के सचिव हैं और 2019 से ही बीसीसीआई, जो भारत में सभी क्रिकेट खेल का आयोजन इसी के अंडर में होता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का आयोजन, क्रिकेट खेल का आयोजन कौन कराता है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए, एसीसी के ये प्रमुख बने हैं, अर्थात एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 19 सितंबर 1983 में इसका मुख्यालय कोलंबो में है, जो श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी भी है। और इसके प्रेसिडेंट वही जैसा हो गए, जिनकी चर्चा हम लोग प्रश्न में कर रहे हैं। अब ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पर ही आधारित, काफी ही महत्वपूर्ण, ऐसे आपको दिखेगा ही, बहुत महत्वपूर्ण। ये हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स पर ये आधारित है, इसको ध्यान से देखिए। इसकी चर्चा हम करते हैं। जुनैद कमाल अहमद, इनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष बनाया गया है। जुनैद कमाल अहमद को वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लें। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो डेविड मलपास हैं। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और वाइस प्रेसिडेंट वही हो गए कौन? जुनैद कमाल अहमद, अर्थात उपाध्यक्ष। याद रखेंगे इसको अच्छे से। चलिए, झांग मिंग, इनको हाल ही में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके महासचिव बनाया गया है झांग मिंग को। एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। इसको लिख ही देता हूं मैं, बीजिंग चाइना की राजधानी है। यहीं पे एससीओ का हेडक्वार्टर है। और इसका स्थापना कब हुआ है एससीओ का? तो 15 जून 2001 में। और इसमें मेंबर्स कंट्री कौन है एससीओ में? तो मैं बोल के बता देता हूँ। चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये सभी इसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये याद रखिएगा इसको। चलिए, हैथम अल घैसी, इनको हाल ही में ओपेक, ओपीईसी, बिल्कुल याद होगा आप लोग को इसका फुल फॉर्म, उम्मीद है मुझे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी के महासचिव कौन बने हैं? हैथम अल घैसी। ये ओपेक के बारे में और जान लेते हैं। ओपेक का स्थापना कब हुआ है? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी उसके वही कौन हो गए? महासचिव हैथम अल घैसी। और ओपेक में अभी वर्तमान में मेंबर्स कंट्री कितने हैं? 13 हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से हमने ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी कितने महत्वपूर्ण ये फैक्ट्स हमने दिया, ये आप खुद समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। और अंत में क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहूंगा कि अभी अंत में इस सेशन को अपने जितने एजुकेशनल ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और जहां भी, तो वहां पे, और अपने वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल उन्हीं को एजुकेशनल ग्रुप में ही और दोस्तों को ही शेयर करें। कुछ सेकंड्स देकर ये शेयर कर देंगे दोस्तों, तो आपका ये कुछ सेकंड्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, हम लोग के लिए सहयोग होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर डेली क्लासेस को करते रहे दोस्तों। आपका ये कुछ सेकंड बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, इतनी अपेक्षा मैं करता हूँ दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली इन द कंट्री? हाल ही में कौन देश का पहला
इंपॉर्टेंट है, पहला शब्द लगा है तो देश का पहला कागज रहित, यहाँ पे डैश होगा, कागज रहित विधानसभा वाला राज्य बन गया है। पहला राज्य ये कौन सा बना है ऐसा करने वाला, तो ये है नागालैंड। नागालैंड ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। और ऐसा करने वाला ये नागालैंड विधानसभा है। राज्य पूछे तो नागालैंड, विधानसभा पूछे तो वही नागालैंड का ही विधानसभा। अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके और असेंबली में भाग ले सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं। नागालैंड ने ये कारनामा किया है, ये उपलब्धि प्राप्त किया है, तो देखते हैं उसके बारे में। नागालैंड का राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 में, राजधानी इसका कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी को इस राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया है और ये गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। एक्चुअली में गणेशी लाल जो है असम के राज्यपाल है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है इस राज्य का। ठीक है, चलिए तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से इसी प्रश्न पर आधारित हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न में आपने देखा होगा कितने महत्वपूर्ण आपको मैंने फैक्ट्स दिया ऑप्शन के थ्रू, उसी तरह यहाँ भी आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। या पीडीएफ में तो जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना जरूरी है। चलिए, तो बिहार की न्यूज में है, तो डिजिटलीकृत डिजिटलीकृत भूमि दस्तावेजों को घर घर तक पहुंचाने का सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बिहार बन गया है। अर्थात आपके भूमि से संबंधित जितने कागजात होंगे, दस्तावेज हो गए, रसीद हो गए, खतियान हो गए, ये सभी घर घर तक पहुंचाने का सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार है। और बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है, फागू चौहान, ये सभी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है, तो देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ही बन गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, दो राजधानियां होता है इसका, एक है शिमला जो कि समर सीजन के लिए होता है, एक होता है धर्मशाला, धर्मशाला ये होता है विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आर्लेकर। ये सभी फैक्ट्स इसमें आप याद रखेंगे। चलिए, दिल्ली की न्यूज में है, तो स्मार्ट स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ये दिल्ली बन गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कुछ लोग बंदूक राइफल्स ये सब रखते हैं, तो उसको रखने के लिए लीगल तरीके से आपको लाइसेंस सरकार से लेना होता है। तो पहले लाइसेंस जो था किताब के रूप में जैसे आपको मिलता था पेपर वाला, अब दिल्ली क्या किया है, इसी लाइसेंस को अब स्मार्ट कार्ड के रूप में, जैसे आपका एटीएम होता है, पैन कार्ड होता है, उस तरह बेस पर स्मार्ट कार्ड बेस पर ये लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है, अरविंद केजरीवाल है, सभी लोग जानते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो कौन है इसके, अनिल बैजल, अनिल बैजल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है, अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है, तो वो है राकेश अस्थाना। तो दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स आपको हमने दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेपालीज एम्बेसडर टू इंडिया। हाल ही में भारत में नए नेपाली राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है शंकर प्रसाद शर्मा। शंकर प्रसाद शर्मा नेपाली राजदूत है जो इंडिया में नेपाली सरकार ने नियुक्त किया है शंकर प्रसाद शर्मा को। और ये इनसे पहले ये शंकर प्रसाद शर्मा से पहले नीलांबर आचार्य थे, इन्हीं का जगह ले रहे हैं शंकर प्रसाद शर्मा नेपाली राजदूत भारत में। वर्तमान में नेपाल में, अब ये तो हो गया कि इंडिया में नेपाली राजदूत ये हो गए शंकर प्रसाद शर्मा। अगर पूछा जाए नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है, तो वो है देखिए यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा। देखिए दोस्तों, इतनी सटीक और जहाँ जिसकी जरूरत है मैं उसको काफी रिसर्च सर्च करके डाटा कलेक्ट करके मुझे लगता है और वैसा है भी कि जरूरी है। ये पॉइंट कहीं भी किसी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में दिया नहीं था, मैं इसको जरूरत जब मुझे एहसास हुआ इसको सर्च करके मैंने आपको दिया। तो देखिए, नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा है और इंडिया में नेपाली राजदूत बन गए ये शंकर प्रसाद शर्मा। नेपाल की बात हो रही है, इसके बारे में देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा वहां पे क्या चलता है, नेपाली रूपी चलता है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है और वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसी पर आधारित।
प्रदीप कुमार रावत, चूंकि ये राजदूत का बात हो रहा है, एम्बेसडर का बात हो रहा है, तो प्रदीप कुमार रावत ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में चीन में, चाइना में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत को। और ये किनका जगह लिया है? विक्रम मिश्री का जगह लिया है। चाइना में भारतीय राजदूत बन गया है प्रदीप कुमार रावत। चाइना के बारे में ये हो गया। चाइना की राजधानी बीजिंग है, ऊपर मैंने चर्चा किया था। चलिए, सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं और युआन और रेनमिन भी वहाँ पे मुद्रा चलता है। ये सभी आपको भी ऐसे दोस्तों याद रहना चाहिए, तभी आपको हम कहते हैं ना औरों से आगे रखेगा। तो आपको औरों से आगे रहने के लिए इसी तरह से कुछ भी कोई प्रश्न दिखे उससे एक दूसरे से लिंक करके बहुत फैक्ट्स आपको इसी तरह से ध्यान में रखने होंगे। और वो आसान तरीका भी है याद करने का, रटने का नहीं है। बस क्लास अटेंड करते रहिए, आपको परीक्षा उपयोगी जितने फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे आपको ऐसे बैठ जाएंगे दिमाग में, जो कि आपको लगेगा कि ये तो काफी प्रश्न इजी कर दिया इस बार। क्योंकि याद रहता है तो लगता है कि इजी चल गया, नहीं आता है तो होता है कि पेपर बहुत हार्ड था। चलिए, पंकज शर्मा ये न्यूज में क्यों है? तो मैक्सिको में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, पंकज शर्मा को। नेक्स्ट है एस बाला चंद्रन, ये बारबाडोस में नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। एस बालाचंद्रन को कहाँ का? तो इनको बनाया गया है बारबाडोस, बारबाडोस के, बारबाडोस में नए भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मैंने एक शब्द यूज किया, भारतीय उच्चायुक्त, जिसको इंग्लिश में हाई कमिश्नर कहते हैं, हाई कमिश्नर। तो हाई कमिश्नर और ये एम्बेसडर, जिसको हिंदी में राजदूत आप लोग कहते हैं, और इसको हाई कमिश्नर अर्थात उच्चायुक्त, दोनों में क्या फर्क है मैंने पहले भी कई बार बताया है। देखिए, जब भी किसी देश पर कभी कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का शासन रहा है, तो वहां पे हमारे यहाँ से जब कोई राजदूत के रूप में जाता है तो राजदूत नहीं, हाई कमिश्नर के रूप में जाता है, अर्थात उच्चायुक्त के रूप में जाता है। और जहाँ कभी भी ब्रिटिश शासन किसी देश पर नहीं रहा है, उस देश में अगर जाता है तो वहाँ पे एम्बेसडर के रूप में जाता है, अर्थात राजदूत के रूप में जाता है। यही फर्क है। इसे इसको विस्तार से समझा जाए तो और बहुत थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन थोड़ी समय अगर मैं समझाऊं तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए, बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो ब्रिज टाउन है। ब्रिज टाउन वहाँ का राजधानी है। मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है? तो बारबाडोस डॉलर चलता है। और बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिया मोटली, मिया मोटली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो सांड्रा मासोन, सांड्रा मासोन। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स रहे आपको। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 20 मार्च को, 20 मार्च को। और इसके बारे में कुछ आइए देखते हैं। विश्व प्रसन्नता दिवस का विषय इस बार क्या रहा है? थीम क्या है 2022 के लिए? शांत रहो। ऐसे तो ये देखिए, विश्व वर्ल्ड लेवल का ये डेज है, दिवस है, तो इसका थीम इंग्लिश में ही रहता है। हालांकि हमने भले ही हिंदी में कर दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश वाला ये जरूर याद रखना होगा। तो विश्व प्रसन्नता दिवस अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का थीम 2022 में है। हिंदी में देखिए, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। इंग्लिश वाला बिल्कुल याद रखिएगा, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये इसका थीम है। चलिए, क्या महत्व है इसका? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का आप समझ ही सकते हैं, यही सब है। और संयुक्त राष्ट्र के पहल पर वर्ष 2013 से ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी रैंकिंग जारी किया गया था, वो मैं देखिए इस ये भी न्यूज ये कुछ 2-4 रोज पहले का है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे आपको ये देखिए, इसको अलग से मैं सर्च करके इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ आपको ये ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर पहला रैंक कौन प्राप्त किया है? तो फिनलैंड है, और ये लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे सुखी देश के रूप में पहले स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। और इसमें महत्वपूर्ण एक और है, भारत की भी रैंकिंग देखनी होगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक 136वां है। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्या, ये बहुत बुरी ही है, क्योंकि टोटल 146 देशों का ये रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें से भारत का रैंक 136वां है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। पहले स्थान का मतलब है दुनिया का सबसे सुखी और खुशहाल देश फिनलैंड ही है। इस मामले में भारत 136वें स्थान पर है। और सबसे दुखी देश अर्थात रैंकिंग में सबसे निचले पायदान की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान, 146 में 146वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए, ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। अब आइए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। 10 मार्च को क्या बनाया गया है? अब तो याद ही हो गया होगा, मार्च का पूरा ये सब डेज में हम लोग डेली कुछ ना कुछ चर्चा करते ही हैं। 10 मार्च को हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है, वर्ल्ड किडनी डे ये मनाया गया है 10 मार्च को। और इसका थीम भी रहा था वर्ल्ड किडनी डे, अर्थात हिंदी में विश्व गुर्दा दिवस कहते हैं। इसका थीम क्या रहा था? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम है 2022 के लिए, इसका विषय है।
इसको जरूर याद रखेंगे, छोटा सा है, यही सब पूछा जाता है। 14 मार्च को क्या बनाया गया? तो हाल ही में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और पाई डे। पाई वही होता है, PI से पाई होता है और सिंबल इसका ये होता है पाई, जिसका वैल्यू मैथ में कितना होता है 3.141 होता है। तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और पाई डे ये मनाया जाता है 14 मार्च को। चलिए 8 मार्च को काफी इजी है, लेकिन इसको बताने का मकसद मेरा इसमें का थीम था। 8 मार्च को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है 8 मार्च को। इसका थीम क्या था, विषय क्या था इस बार? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसका थीम है। तो चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ मिले। अब चलिए यहाँ से चूंकि थोड़ा दोस्तों एक जगह जाना था मुझे, तो 4 ही प्रश्न में MCQ फिट किया हूँ मैं। बाकी अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, क्योंकि 2 दिन का ये करंट अफेयर्स है, संडे और मंडे का। तो इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी लिस्टेड है नीचे, आप बने रहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ही हम लोग फटाफट देखते हैं बिना MCQs के। सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जीते हैं। कौन है नीरज चोपड़ा? बिल्कुल याद होगा आपको, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता ये, और ये भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, खेल खेलते हैं ये। तो नीरज चोपड़ा, इन्हीं को 2022 स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में इनको चुना गया है। तो पुरुष वर्ग में तो इनको चुना गया, महिला वर्ग में किसको चुना गया? देखिए, अपने भारत से ही है, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था, भारतोलक है मीराबाई चानू, इनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला वर्ग में चुना गया। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण है दोनों ये पॉइंट, और प्रश्न से भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ये चुना गया, जीता है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा स्थापित सूक्ष्म लघु लघु और मध्यम उद्यम उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में इसको ये, और इस प्रोग्राम का ये 8वां संस्करण था, ये बात है, काफी जरूरी नहीं है, फिर भी था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के क्षेत्र में इस बैंक को, कर्नाटका बैंक को सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए कर्नाटका बैंक का ये है बात हो रही है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 18 फरवरी 1924 में, मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। MD एंड CEO महाबलेश्वर MS है, और इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार पांजा है। एसोचैम के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना इसका 1920 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल है एसोचैम के। देखिए आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं है, हर प्रश्न में जितने संभावित फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी जरूरी, ये नहीं कि कुछ भी लेके भर देना है, वैसी तो बिल्कुल नहीं है ना। उसके लिए ना मेरे पास समय है, ना ही आपका समय मैं बर्बाद करना चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व गौरैया दिवस अर्थात वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया है? तो ये 20 मार्च को मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका थीम है, विषय है 2022 के लिए, आई लव स्पैरोज, ये बिल्कुल याद रखिएगा। गौरैया बिल्कुल आप देखते ही होंगे घर पर, पहले हम लोग का, आप तो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ये पंकज अडवाणी है, भारतीय गोल्फर है जाने माने। इन्होंने ही ध्रुव सीतवाला को हराकर 19वीं एशियाई 100 बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना ये लगातार लगातार नहीं, अलग से 8वां खिताब इस तरह का इन्होंने जीता है। और ये 8वां एशियाई ताज है इनका, और 40 अंतर्राष्ट्रीय खिताब इस तरह के ये जीत चुके हैं। ये भी अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा जरूर, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। चलिए, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा में किया गया था एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का। जीता है पंकज अडवाणी, भारतीय गोल्फर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? तो चार्ल्स लेकलर इन्होंने जीता है, और ये फेरारी के गाड़ी के ड्राइवर हैं, इन्होंने ही जीता है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। और जो मोनाको के हैं, चार्ल्स लेकर जो जीते हैं, ये मोनाको के हैं, फेरारी के ड्राइवर हैं। चलिए, और ये इसके बारे में कुछ और देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता में ये तो पहले स्थान पर रहे हैं, दूसरे स्थान पर कार्लोस सैंज जूनियर फेरारी के ही ड्राइवर हैं, और ये स्पेन से हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें ये है कि देखिए लुइस हैमिल्टन हमेशा आप देखते हैं कि पहले स्थान पर आते हैं, ये इस बार इसमें जो कि ब्रिटेन से है, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये सभी फैक्ट्स जितने जरूरी है मैं आपको जरूर देता हूँ,
न्यूज़पेपर से निकाल के चलिए और रिसर्च करके हाल ही में किसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सुरेश रैना को किया गया है। अपने क्रिकेट टीम के इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व जाने माने क्रिकेटर है, बैट्समैन है, बॉलिंग भी कभी कभी कराते ही थे। सुरेश रैना इन्हीं को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव के लिए के बारे में देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा वहां पे मालदीवियन रुपया चलता है और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन वन दिवस वन वन नहीं है, वन है, वन जो फॉरेस्ट, यहाँ से देखिए इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे किस दिन मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, या इंग्लिश में भी है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये इसका थीम है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 2012 में 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने का घोषणा किया था। वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अपने वातावरण, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग में कितना सहयोग करता है, इसी की बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया गया? 21 मार्च को। इसका थीम था मोस्ट इंपोर्टेंट वी डिसाइड, ये इसका थीम था, विषय था 2022 के लिए। 21 मार्च को अनुवांशिक स्थिति के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा डीप में अगर जाए तो डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक स्थिति है जिसका वर्णन पहली बार ब्रिटिश चिकित्सक थे, कौन? जॉन लैंगडन हेडन डाउन, इन्होंने ही इसका चर्चा किया था और 1862 में। लेकिन फिर से 1959 में फ्रांसीसी चिकित्सक थे जोरेन ल्यूजेन ने डाउन सिंड्रोम की क्रोमोसोम की स्थिति के रूप में पहचान दिया था। तब से इसकी महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। एक अनुवांशिक स्थिति है, समझ गए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली रहा था इसमें बीच में। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वो हैज, स्वर कहते हैं इसको, हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जीआई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस स्वर को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया है? तो ये नाग स्वरम को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये स्वर? तो म्यूजिकल संगीत से संबंधित बातें हो रही है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के नरसिंहपेटई में एक ये स्वर बना है नाग स्वरम, इसको भौगोलिक संकेत दिया गया है अर्थात जीआई टैग दिया गया है। और देखिए ये थिरुविदयपुरम, फिर से देखिए थोड़ा सा नाम साउथ का दिक्कत होता है ये रखने में। थिरुविदयमरुदूर, आराम से आप भी पढ़ लीजिएगा, के पास एक गांव है नरसिंहमपेटई। ये कर्नाटक संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान है। इसी ये स्वर का नाम है नाग स्वरम, इसी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? वैसे प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होता है और वो खास उसी क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे उसको दिया जाता है और वो खास किस्म का होता है। जीआई टैग बहुत चीज को दिया जाता है, खाद्य पदार्थ हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया, बहुत कुछ को दिया जाता है, सॉल हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐसे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारत में कुछ चर्चित जीआई सर्टिफाइड उत्पाद जो पहले से उसको जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे आप इसको पीडीएफ में भी पढ़िएगा, मैं फटाफट चर्चा कर देता हूँ। देखिए कंधमाल हल्दी, ये हल्दी इसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य में मिलता है? तो उड़ीसा में। रसगुल्ला उड़ीसा में। तिरूर सुपारी केरल में। सिरसी सुपारी कर्नाटक का है। खोला मिर्चा गोवा का है। डिंडीगुल ताला तमिलनाडु का है। कडांगी साड़ी तमिलनाडु का है। और ये सब एग्जाम्स में कभी ना कभी ये सब पूछा गया है, वही मैं कलेक्ट करके, ऐसे तो बहुत है, सैकड़ों है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मुझे जो लगा है यहाँ पे लिस्ट में दिया हूँ। देखिए मधुबनी पेंटिंग बिहार से है। कतरनी चावल ये भी बिहार से है। मगही पान ये भी बिहार से है। शाही लीची ये भी बिहार से है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में। जर्दालू आम ये भी बिहार से है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में। गुलबर्ग रहर दाल ये कर्नाटक से है। पलानी पंचामृतम तमिलनाडु में। मणिपुरी काली चावल ये तो इतना ही से स्पष्ट है, मणिपुर का है। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसको आप दोबारा से पीडीएफ में जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। Recently, which country has been announced to host the Asia Cup T20 टूर्नामेंट? T20 एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश को देने का घोषणा हुआ है? तो ये श्रीलंका को हुआ है और इसका आयोजन श्रीलंका में 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को इसी वर्ष कराया जाएगा। और इसका घोषणा किया है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो हम लोग आज के क्लास में फर्स्ट प्रश्न में ही देखे हैं। इसके नए प्रमुख बने हैं कौन? जय शाह। इसी का चर्चा हम लोग ऊपर किए थे, इसका चर्चा हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। चलिए श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं, यहीं पे इसका मेजबानी होगा। तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जो कार्यपालिका कहते हैं। श्री जयवर्धन है पूरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी है। चलिए मुद्रा वहां पे श्रीलंकन रुपी चलता है। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में $1 बिलियन
लाइन ऑफ क्रेडिट पास किया गया है, 1-2 रोज पहले मैंने आपको बताया था श्रीलंका के लिए, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री वहाँ पे महेंद्र राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं और ये दोनों भाई हैं खास, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2022 अर्थात प्रित्जर प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 जीता है? तो ये और जीतने वाला ये पहला अफ्रीकन व्यक्ति भी बन गया है, तो ये है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकन व्यक्ति बन गए हैं और इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल अर्थात नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है। इसका थीम था, विषय था इस वर्ष जातिवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवाज। ये तो हिंदी में मैंने भले ही कर दिया है, आपको मोस्टली इंग्लिश में इसको याद रखना होगा, वॉइस फॉर द एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, याद रखिएगा इसको। चलिए इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ये अभ्यास है नाटो के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नॉर्वे में किया गया है नाटो के द्वारा। 14 से 1 अप्रैल 14 मार्च से अभी जारी है, ये 1 अप्रैल तक चलेगा अभी। इसका आयोजन नॉर्वे में, ये एक सैन्य अभ्यास इसका है, नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, इसका आयोजन किया जा रहा है। नाटो के का भी काफी चर्चा चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो चल रहा है मुद्दा इस दौरान। चलिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका, और ये एक मिलिट्री अलायंस है नाटो, और इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में, इसका मुख्यालय ब्रुसेल जो बेल्जियम में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, 2 दिन का करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो थोड़ा सा प्रश्न ज्यादा बने हैं, हमको लगता है 20-22 प्रश्न है इसमें अभी, और नहीं मतलब टोटल। चलिए और देखते हैं, हाल ही में किसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो राजेश गोपीनाथन को टीसीएस का एमडी एंड सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गोपीनाथन को टीसीएस का बनाया गया है 5 वर्ष के लिए, और पुनः बनाया गया, पहले से भी यही थे। टीसीएस के बारे में देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्थापना इसका 1968 में, मुख्यालय मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ वही हो गए जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने ऊपर किया, राजेश गोपीनाथन, और चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है इसके, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? एन बीरेन सिंह, पहले से भी यही थे। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है मणिपुर में, उसमें बीजेपी फिर प्रचंड जीत के साथ आई है अपनी सरकार लेकर, और पुनः पहले से जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह वही रह गए हैं, शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए, और ये उनका ये दूसरा कार्यकाल है लगातार। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है मुख्यमंत्री, और इस राज्य का स्थापना 21 जनवरी 1972 में, मुख्यमंत्री वही हो गए एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल हो गए ला गणेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस दिन विच डे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे अर्थात विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? ये 20 मार्च को मनाया गया है। इसका भी थीम था, विषय था 2022 में, बी प्राउड ऑफ योर, यहाँ पे योर होगा दोस्तों, यू केवल हो गया है, माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये इसका थीम है। मौखिक मौखिक स्वास्थ्य से मुद्दों मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे अर्थात विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? ये जीता है विक्टर एक्सेल सेन, इंग्लिश में भी है यहाँ पे, विक्टर एक्सेल सेन इन्होंने जीता है, और इन्होंने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये तो था पुरुष वर्ग का। महिला वर्ग में का सिंगल खिताब देखा जाए तो किसने जीता है? तो यामागुची अकाने ने जीता है, और पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है अपने इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हराकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा छोटे मूल्य के लेन देन के लिए यूपीआई यूजर्स के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? तो यूपीआई लाइट ये एनपीसीआई ने शुरू किया है, और ये छोटे मूल्य के लेन देन जैसे 10, 20, 50, 100 ऐसे का खरीदारी हम लोग दुकान पर करते हैं, तुरंत फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से अर्थात कर देते हैं। तो ऐसे यूजर्स के लिए, उपयोगकर्ता के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट ये सेवा फिर से शुरू किया है। इसमें ऑफलाइन में भी आपके पास अगर ये नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो भी वो सभी पेमेंट कर सकेंगे इस यूपीआई लाइट ऐप से। एनपीसीआई का ये पहल है। और देखिए इसमें कुछ हम बताते हैं, यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट यूपीआई लाइट के रूप में ही है, इसको बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा।
एनपीसीआई के बारे में नीचे अभी हम लोग देखेंगे, बने रहिए आप। देखिए यूपीआई लाइट लेन देन के नियर ऑफलाइन मोड में प्रोसेस करेगा, यानी डेबिट ऑफलाइन और क्रेडिट ऑनलाइन करेगा। ये प्रथम चरण में ऐसा होगा, बाद में दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों ही ऑफलाइन भी किया जा सकेगा, ऐसा एनपीसीआई ने बताया था। मैं न्यूज जब पढ़ रहा था तो उसमें देखा। देखिए यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपए की होगी, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जब करना होता है तो उसके लिए दुकान पर गया आदमी और 10 20 50 100 का ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए अगर आपके पास नहीं है इंटरनेट की सुविधा तो इस सुविधा से पेमेंट कर सकते हैं। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा 2000 रखी गई है। चलिए अब एनपीसीआई के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यह जो एनपीसीआई है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में आईबीए कहते हैं, का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसका स्थापना 2008 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ दिलीप एब्से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है खासकर बैंकिंग वालों के एग्जाम में। चलिए तो ये रहे आज के सभी प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड मिस वर्ल्ड 2021? हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बिल्कुल दिखेगा अगले सभी एग्जाम्स में ये। इसका जवाब मैंने पिछले क्लास में दिया था। आज आप इसका जवाब कमेंट में जरूर करें। याद नहीं है तो पिछली क्लास फिर से देखें या गूगल सर्च कर लें, या जैसे भी हो, या कल का पीडीएफ हमारी रखे होंगे उसमें भी होगा। तो इसका जवाब कमेंट में आपसे पूछा करूंगा, करें। इसके अलावा आपके कोई अन्य सुझाव है तो क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी कमेंट में अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को ये परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे शेयर करके अन्य एजुकेशनल ग्रुप में, केवल एजुकेशनल ग्रुप और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं दूसरा जगह नहीं, तो इसको शेयर करके आपका कुछ सेकंड्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर ये आपसे अपेक्षा हम करेंगे दोस्तों, इतना आप हमारे लिए इतनी मेहनत के बाद जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।